नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम संविधान की एक सीरीज पढ़ रहे थे लगातार कंटिन्यू, उसी सीरीज में हम संविधान के महत्वपूर्ण भागों को पढ़ रहे थे। भाग फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, भाग सेकंड पढ़ लिया था, भाग थर्ड के अंदर हम मूल अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे और हमने आरक्षण जैसी व्यवस्था को देखा और समानता के अधिकार को देखा। आज उससे आगे की बात करते हैं और स्वतंत्रता का अधिकार पर बात करते हैं, जिसको लेकर देश के अंदर लगातार हमेशा चर्चाएं बनी रहती हैं। तो देखिए मित्रों, स्वतंत्रता का अधिकार, किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। और आपको पता है सभी लोगों को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है, सभी को स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहता। तो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में किसकी बात कही गई? स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई। एक एक स्वतंत्रता पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंदर दो चीजें हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझने में आसान हो जाएगी। दो क्या चीजें हैं? एक तो है स्वतंत्रता और एक है उसके ऊपर प्रतिबंध। ये दोनों चीजें कही गई है किसमें? स्वतंत्रता में। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता ऐसे नहीं है कि हमको पूरी की पूरी एब्सोल्यूट पावर दे रखी है स्वतंत्रता की, ना, उसको सीमित किया गया, उसके ऊपर बंधन लगाए गए हैं, युक्ति युक्त बंधन लगाए गए हैं। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता वहां तक स्वतंत्रता है जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करे। आपसे पूछा था स्वतंत्रता की कोई सीमा है? बिल्कुल सीमा है। मेरी स्वतंत्रता अगर दूसरे की स्वतंत्रता में खनन डालती है, हनन करती है, तो मेरी स्वतंत्रता को सीमित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। इन दोनों के लिए व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए क्या लगाए गए? इस पर प्रतिबंध लगाए गए। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, बस स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता असीमित नहीं है, स्वतंत्रता सीमित है। उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, निर्बंधन लगाए गए हैं, युक्ति युक्त बंध लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? एक की स्वतंत्रता कहीं दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दो चीजें हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत क्या लगाए गए? प्रतिबंध लगाए गए हैं, या जिसे कहते हैं निर्बंधन लगाए गए हैं, या एक शब्द यूज में लेते हैं युक्ति युक्त। ये प्रतिबंध लगाए गए। कब लगाए गए उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत लगाए गए हैं। दिमाग में बिल्कुल याद रखिएगा, फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा लगाए गए हैं। इसके अलावा और किसी के द्वारा भी लगाए गए हैं क्या? तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। 16वां संविधान संशोधन के द्वारा भी इसको लगाया गया। इन दोनों के तहत इनको प्रतिबंधित किया गया। किस रूप में प्रतिबंधित किया गया उसको थोड़ा ध्यान रखें। आपराधिक के आधार पर, आपराधिक कोई गतिविधि करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। विदेशी जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है उनमें कहीं पर प्रॉब्लम आती है, उसके आधार पर क्या लगाए गए? प्रतिबंध लगाए गए। लोक व्यवस्था के आधार पर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रतिबंध लगाए गए हैं। 16वें संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता को लेकर, किसको लेकर? अखंडता का कहीं उल्लंघन होता है तो उस आधार पर भी क्या लगाए गए हैं? प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब समझिए
कि स्वतंत्रता जो दे रखी है उसको प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित कहने का मतलब, अगर आपको प्रतिबंधित शब्द अच्छा नहीं लगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता को क्या किया गया है? सीमित किया गया है, असीमित नहीं किया गया। और असीमित कुछ होता भी नहीं है, समझ आए? नो लिमिट कुछ नहीं होती, सब कुछ सीमित ही होता है। अगर असीमित कुछ भी होने लग जाए, कुछ अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं, असीमित कुछ भी होने लग जाए तो कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी होगी। इसलिए सबको एक दायरे के अंदर बांधा गया है। सभी, न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, जितनी भी व्यवस्थाएं, जो कुछ भी है विश्व में, वो सब कुछ कहीं ना कहीं सीमित है। अगर असीमित कर दिया गया तो कहीं ना कहीं, मैंने कहा, सब जगह पर कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी होगी। इसलिए सबको क्या किया गया? सीमित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये सीमित किया गया। अब स्वतंत्रता की बात करें तो देखिए, प्रारंभ के अंदर किसमें? प्रारंभ में हमारे पास कितनी स्वतंत्रताएं थी? 7 स्वतंत्रताएं थी। और वर्तमान में हमारे पास 6 स्वतंत्रता है। जैसे हम कहते हैं वर्तमान में हमारे पास 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार है। सेम ऐसे का ऐसा 19 के अंदर है। हमारे को प्रारंभ में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी और वर्तमान में हमारे से 1 स्वतंत्रता ले ली गई है। और हमें कितनी स्वतंत्रताएं दी गई? 6। तो स्वतंत्रताएं भी 7 से 6 हुई और मूल अधिकार भी 7 से 6। स्वतंत्रता में भी जो संपत्ति की स्वतंत्रता उसको समाप्त कर दिया गया। और आपको कहा मैंने, मूल अधिकार के अंदर भी आर्टिकल 31 को विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। मूल अधिकार से उसको हटा दिया गया। सेम चीज, यही ध्यान आपको रखनी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब अनुच्छेद कौन सा? 19(1) और क, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क कर लो या ए कर लो। ये 7 प्रकार की हमारी स्वतंत्रताएं थी, जिसे वर्तमान में कितनी कर दिया गया? 6 कर दिया गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने की और उसको अभिव्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है। मैं किसी भी आधार पर अपने विचारों को क्या कर सकता हूं? व्यक्त कर सकता हूं। मीडिया के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, सोशल मीडिया में, किसी भी तरीके से मैं अपनी विचारों को व्यक्त कर सकता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली चीज है, ठीक है। क्या है? इसी में आपको शामिल होगी प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता इसी में शामिल होगी। इसी में शामिल होगी फिल्म निर्माण की। किसकी? कई बार आप देखते हो ना, फिल्मों को लेकर विवाद होते हैं तो वो कहते हैं हमारे विचार और अभिव्यक्त की आजादी का कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। हम जो हमारे विचार हैं उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, किसके माध्यम से? फिल्म के माध्यम। फिल्म निर्माण को लेकर हो सकता है। आजकल आपको पता है, हर घर तिरंगा, हर घर झंडा फहराना। हम पहले झंडा नहीं फहरा सकते थे, सरकारी और सीमित मात्रा में अधिकार प्राप्त थे। अब वर्तमान में हर घर पर झंडा फहराया जा सकता है। उसको लेकर झंडा फहराने का अधिकार हमको मिला है। नवीन जिंदल कांग्रेस के सांसद थे, जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के भारत सरकार के विरुद्ध दायर किया गया और उसमें हमें क्या अधिकार प्राप्त हुआ? झंडा फहराने का अधिकार प्राप्त हुआ। फोन टेपिंग जैसी मुद्दा आजकल बड़ा चल रहा है। फोन टेपिंग हो सकती है, क्यों? क्योंकि आज का युग तकनीक का, टेक्नोलॉजी का युग है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किस में आती है? इसी में आती है। प्रेस और मीडिया, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, 4th स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता। झंडा फहराने का, फिल्म निर्माण का, विज्ञापन का, ये सब अधिकार कहीं ना कहीं स्वतंत्रता इसके अंदर दी गई है, ठीक है। दूसरी स्वतंत्रता कौन सी है? बताइए जल्दी से। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता।
लेकिन मैंने कहा सबको प्रतिबंधित किया गया। अगर आप इस प्रकार के विचार व्यक्त कर रहे हो जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा है, हमारे किसी देश के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, लोक व्यवस्था का नुकसान हो रहा है, तो आप पर प्रतिबंधित किया जाएगा। सम्मेलन करना, सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। हड़ताल नहीं है, हड़ताल जैसी कोई स्वतंत्रता आपको प्राप्त नहीं है। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, साथ साथ में संगठन या समिति बनाने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो या समिति कोऑपरेटिव बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इन सबको भी सीमित किया गया। संघ ऐसा ना हो जिसके पास हथियार हो, ऐसा कोई संगठन ना बना दे जो हथियारों को लेकर चलता हो। अगर इस तरह का होगा तो प्रतिबंधित किया जाएगा। मैंने कहा हर स्वतंत्रता को सीमित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा विचरण करने की स्वतंत्रता, विचरण करना यानी कि घूमना। आप कहीं पर भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पूरे देश के अंदर। लेकिन फिर मैंने आपको कहा प्रतिबंधित किया गया है। कहीं ऐसा क्षेत्र जहां पर धारा 144 लगी हो, या कहीं पर मार्शल लॉ लगा हो, या बॉर्डर का मामला हो, सिक्योरिटी इशू हो, वहां पर आप घूम नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मुझे तो स्वतंत्रता दे रखी है, किसने? संविधान ने। तो मैं आपको फिर कह सकता हूं सामान्य परिस्थितियों में लागू है, विशेष परिस्थितियों में लागू नहीं है विचरण करने की। उसके अलावा अगली बात करें, निवास की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। मैं कहीं पर भी रह सकता हूं, लेकिन मैंने फिर कहा है कि कुछ राज्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। आप वहां पर जाकर स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रतिबंधित किया गया है। उसके अलावा यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, संपत्ति की स्वतंत्रता। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो आपको पता है इसको समाप्त कर दिया गया। मैंने कहा था 7 थी, 7 में से 6 आपको पता है वर्तमान में 7वीं समाप्त कर दी गई। और इसके बाद बात करें व्यापार और आजीविका की स्वतंत्रता। मैं किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता हूं, अपनी आजीविका के साधन ढूंढ सकता हूं, लेकिन मैंने कहा फिर प्रतिबंधित है। गैर कानूनी कोई आजीविका करते हो, गैर कानूनी कोई व्यापार करते हो, ड्रग्स की स्मेलिंग करते हो, इस तरह का कोई काम करते हो, तो आपको प्रतिबंधित किया गया है। मैं आपको बता चुका हूं अनुच्छेद 2 के माध्यम से इन सबको क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये सब के सब क्या सीमित है। क्यों प्रतिबंधित किया? अगर अखंडता का उल्लंघन हो रहा है, लोक व्यवस्था का उत्पन्न हो रहा है, पड़ोसी देशों के साथ या मित्र देशों के साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, आपराधिक स्थिति पैदा हो रही है, तो ये सारे के सारे अगर काम हो रहे हैं तो उनके ऊपर सीमित या युक्तियुक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। ये आपको यहां देखने को मिलेगा। तो 19 सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, आपको ये हमेशा याद रखना है। आर्टिकल 19 हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। किसकी? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बताइएगा। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है? अपराध के विरुद्ध संरक्षण, अपराध सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अपराध के विरुद्ध नहीं, अपराध के विरुद्ध कोई संरक्षण नहीं है, अपराध सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। यानी कि आप आरोपी हो जाते हो, आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहा है, तो उसके तहत, उसके अंतर्गत भी आपको कुछ प्रोटेक्शन संविधान के द्वारा दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके द्वारा दी गई है, वो क्या दी गई है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब उसमें क्या प्रोटेक्शन है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहली प्रोटेक्शन क्या है उसमें? जिस समय जो अपराध किया गया है उस समय जो विधि प्रचलित है उसी विधि से क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। यानी कि अपराध के समय,
अपराध के समय विधि से ही सजा, यानी कि जो कानून उस समय जब मैं अपराध कर रहा हूं उस समय जो कानून है उसी से मुझे सजा मिलेगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कानून सरकार बना देती है, लेकिन जब कानून सरकार बना रही है उसकी सजा में बदलाव कर रही है, लेकिन जिस समय उसने अपराध किया था उस समय जो कानून था सजा उसी से मिलेगी, क्योंकि जो नया कानून बनेगा वो अगली डेट से लागू होगा, उसके बाद जो अपराध होंगे उसमें उसको सजा मिलेगी उस आधार पर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने 2023 के अंदर कोई कानून बनाया और आज से जनवरी 2000, आज ही छोड़ो, आज अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के अंदर कोई सरकार ने कानून बनाया और सितंबर के अंदर किसी ने कोई अपराध किया, एक दिन पूर्व भी कोई अपराध किया है, तो उसको इस कानून के तहत सजा नहीं मिलेगी। यानी कि जिस समय अपराध किया था उस समय जो लॉ या कानून था उसी के तहत सजा मिलेगी। पहली प्रोटेक्शन आपको ये दी गई। दूसरी प्रोटेक्शन क्या दी गई है कि दोहरे दंड से संरक्षण। हाँ, एक अपराध के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक बार सजा दे दी फिर दोबारा सजा दे दी, उठाकर फिर पुलिस वाले ले आए कि तूने तो पहले अपराध किया था, आजा फिर बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक फिल्म देखी होगी आपने, अंधा कानून, अमिताभ बच्चन की, उसमें ऐसी ही व्यवस्था होती है, देखने को मिलेगी आपको कि अमिताभ बच्चन को किसी के कत्ल के जुर्म में सजा हो जाती है उम्र कैद की, और जो उम्र कैद की सजा काट कर बाहर आता है तो वो देखता है कि जिसके लिए मुझे सजा मिली थी वो व्यक्ति तो जिंदा है। वो तो जिंदा है तो लास्ट में देखा करो आपने, कोर्ट में जाकर वो मारता है। जज साहब कहता है कि इसकी सजा तो मैं काट चुका हूं, जिस अपराध के लिए मुझे सजा मिल चुकी थी वो अपराध मैंने किया ही नहीं, तब भी मैं सजा काट चुका हूं, तो अब तो मैं अपराध कर सकता हूं इसको, क्यों? क्योंकि इसकी तो मैं सजा काट चुका हूं। तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो दोहरे अपराध, दोहरा दंड, एक सजा, एक कोई मैंने गलत काम किया उसके लिए मुझे एक ही बार सजा दी जाएगी आपराधिक पृष्ठभूमि में। ध्यान रखिएगा, सिविल कोई काम करता हूं, कोई दीवानी जैसा काम करता हूं, अगर कुछ इस तरह का है तो मुझे दोबारा सजा मिल सकती है, लेकिन आपराधिक या क्राइम स्थिति के अंदर मुझे केवल एक अपराध के लिए एक ही बार क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तीसरी क्या व्यवस्था हो सकती है उसको थोड़ा सा बता दें आप मुझे। वो क्या व्यवस्था है? वो है सबसे महत्वपूर्ण, आप पढ़ते भी आए दिन, स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता। यह तीन तरह का संरक्षण है मुझे अपराध के समय। स्वयं के खिलाफ ऐसा नहीं है डंडा लगा के बोलते नहीं किया है, अगर ऐसा कर भी लिया उसने तो कोर्ट के सामने, जज के सामने जाकर बदल जाएगा, साहब मुझे तो मार कर जबरदस्ती मेरे से हाँ करवाइए। अगर ऐसा बोल देता है तो जज जो है जिस पुलिस थाने में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, समझ में आएगा, उसको चेतावनी देकर छोड़ सकता है। तो ये ध्यान रखिए, स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर देना चाह रहा है तो अपनी इच्छा से दे सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती आप उसको अपने ही अगेंस्ट में किसी क्राइम को साबित करने के लिए करना जा रहे हो तो वो गैर कानूनी है। अपराध के समय जो विधि है उसी से सजा मिलेगी। दोहरे दंड से आपको संरक्षण मिलेगा, आपराधिक कानून में नहीं मिलेगा। स्पष्ट ध्यान रखिए, आप इस चीज को एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये 2-3 चीजें आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी गई हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। उसके बाद अगले बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। किसकी? आर्टिकल 21। ध्यान रखिएगा, अपने ने 2 पढ़ लिए हैं, तीसरी बात करते हैं 21। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा, और इतना ज्यादा, इतना विस्तार है इसका जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहली तो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसका अर्थ समझ रहे हो? प्राण का मतलब आंतरिक और दैहिक का मतलब बाहर का। दोनों रूप से मुझे स्वतंत्रता चाहिए, खाली बाहरी स्वतंत्रता नहीं, मुझे आंतरिक स्वतंत्रता भी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 2 चीजें इसमें हैं। एक तो है
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरी है विधि द्वारा उचित प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, ये कहीं से प्रभावित है? जापान से, और ये कहां से? यूएसए से। दोनों चीजों को समझ ले, क्या है दोनों का अर्थ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उस विधि के आधार पर ही आपसे आपके जीवन को लिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से आपको मृत्युदंड जैसी व्यवस्था नहीं दी जा सकती। केवल और केवल विधि जो बनाई गई है उसके अलावा किसी भी प्रकार से आपको किसी और सजा के लिए मृत्युदंड दिया नहीं जा सकता। केवल और केवल संसद की व्यवस्था, यानी कि जो विधि के द्वारा, कानून के द्वारा जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, उसी के माध्यम से सजा दी जाएगी। इसके अलावा किसी और प्रकार से आपको सजा नहीं दी जाएगी। विधि द्वारा उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा उचित प्रक्रिया के बाद कहा जाता है विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया उससे ऊपर की बात कही गई है। उसमें कहा गया कि आपको ऐसा लगता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से भी कोई व्यक्ति बच जाए तो उसके ऊपर भी एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, नैसर्गिक न्याय होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय होना चाहिए। अगर आपको ये महसूस हो रहा है, दिख रहा है स्पष्ट कि वो व्यक्ति अपराधी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस प्रक्रिया के माध्यम से बचने की कोशिश कर रहा है और बच सकता है, तो उसके ऊपर उचित या प्राकृतिक न्याय को भी लागू किया जा सकता है। यानी कि ये दिखना चाहिए कि उस प्रक्रिया से ऊपर उठकर और जो साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसके लिए कार्य किया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है। दोनों ही चीजें हैं, ये ज्यादा अच्छी है। कई बार ऐसा होता है कि अपराध सिद्ध होने में समस्याएं खड़ी हो जाती है, तो प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय भी है कि वो व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए, और जिसमें कि साफ स्पष्ट दिखता हो कि यह अपराध किया गया है। ठीक है, तो विधि द्वारा उचित प्रक्रिया भी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक जापान से ली गई है और एक यूएसए से। इस 21 के अंदर क्या है और थोड़ा समझ लें। अंबेडकर ने इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि पूरे के पूरे मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्यों कहा गया? पूरा का पूरा आधार जो है ना वो 21 पर ही टिका हुआ है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, इसे संविधान की बैकबोन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। किसको? आर्टिकल 21 को। इतना महत्वपूर्ण है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मेनका गांधीवाद में इसका विस्तार किया गया। मेनका गांधीवाद में इसका विस्तार हुआ और कहा गया कि इसमें जीवन जीने का जो अधिकार है, जीवन जीने का जो अधिकार है, उस अधिकार के अंदर गरिमा में जीवन जीने का अधिकार तो है, लेकिन उसके अंदर भी गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो परिस्थितियां वो चाहिए। खाली केवल जीवन जीने का अधिकार है, मैंने कहा जीता तो इंसान भी है, जीता तो जानवर भी है, लेकिन उसमें जानवर में और इंसान में कुछ तो फर्क होगा। जीवन जीता वो भी है, जीवन जीता, लेकिन उसके अंदर गरिमापूर्ण, रेस्पेक्टफुल भी अधिकार उसके अंदर शामिल है। वो परिस्थितियां शामिल है जिसमें उसको वो गरिमा में परिस्थितियां चाहिए जिसके अंदर वो जीवन को अच्छे से जी सके। तो विस्तार किया गया सर्वाधिक किसके अंदर? मेनका गांधीवाद में इसका विस्तार किया गया। पहली चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद एक और बहुत इशू चला था, निजता का अधिकार। क्या निजता का अधिकार मूल अधिकारों में है? तो इसको भी शामिल किया गया। जेएस खेर, एक वाद आया था फुत्तु स्वामी, इस फुत्तु स्वामी वाद में जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जेएस खेर ने उनके आधार पर दिया कि जीवन जीने का अधिकार या आर्टिकल 21 के अंदर निजता का अधिकार भी क्या किया गया? शामिल किया गया। इसके अलावा इसका बहुत विस्तार किया गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, सार्वजनिक स्थानों पर हथकड़ी नहीं लगाने का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार,
सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, समझ में आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मृत्यु का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। एक वाद आया था ज्ञान कौर वाद पंजाब सरकार के खिलाफ, उसके अंदर यह कहा गया कि इसके अंदर जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, स्पष्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा, नींद लेने का अधिकार, समझ में, शुद्ध जल शुद्ध वायु लेने का अधिकार, इसी के अंदर आपको आगे देखने को मिलेगा। विशाखावाद आया था जिसके अंदर कार्यस्थल पर जो महिलाएं कार्य करी यौन उत्पीड़न उसको लेकर वाद, इसके अंदर पर्यावरण संरक्षण को लेकर वाद, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे वाद लाए गए, समझिएगा, और इनका लगातार विस्तार किया। 21 सबसे ज्यादा विस्तारित महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं, समझा चुका हूं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये पर्यावरण हुआ तो एनजीटी की स्थापना हुई दिल्ली के अंदर, ठीक है। हमारा जो आर्टिकल देते हैं आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, आरटीई, आरटीआई, ये सब किसके अंदर है? इसी के अंतर्गत माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सूचना का अधिकार, ये अधिकार, वो सारे अधिकार कहीं ना कहीं आपको यहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या चीज है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ये राइट टू एजुकेशन है, इसको लेकर जब वाद आया तो वाद के बाद नया संशोधन किया गया और एक आर्टिकल जोड़ा गया 21 के, और क्या दिया गया? शिक्षा का अधिकार दिया गया। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल अधिकारों में एक अधिकार जोड़ा गया 21 के माध्यम से शिक्षा का अधिकार। इसी के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि शिक्षा लेने के लिए बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास करें, 11वां मूल कर्तव्य। इसी के तहत आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया गया, उसके अंदर आंगनबाड़ी कार्यक्रम में जो महिलाएं हैं उनका, उनके स्वास्थ्य का, उनका जो बच्चा हो रहा है उसकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया। तो 0 से 6 वर्ष की बच्चे की जो शिक्षा है उसका प्रावधान 45 के अंदर किया गया संशोधन के माध्यम से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको आर्टिकल 21 में देखने को मिलती हैं, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। अब लास्ट बात करें आर्टिकल 22 की, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। समझना बात को, दोनों को अंतर को समझ ले। एक है अपराध सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण और एक है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण कैसे है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला, कारण जान सकता हूं कैसा, मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, ये प्रोटेक्शन है मुझे। कारण के साथ साथ मैं अपने वकील को कर लूं या वकील को इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपने मुझे उठा लिया है, तो वकील मेरी सहायता प्रदान करेगा, ये इसमें दे रखा है। 2 में क्या रखा है? 24 घंटे में न्यायालय में पेश करो। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा जिसको गिरफ्तार किया जाता है। छुट्टी के और डिस्टेंस को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 24 घंटे के न्यायालय में पेश करो। जो जज होगा वो या तो आपको जेसी देगा या पीसी देगा, ठीक है, दोनों में से एक आपको, लेकिन आपको मांगने का अधिकार न्यायालय के माध्यम से। आप गैर कानूनी तरीके से मुझे गिरफ्तार नहीं रख सकते, आपको न्यायालय के माध्यम से ही मुझे गिरफ्तार रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, ये दोनों जो व्यवस्थाएं हैं गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर क्या है उसको देखेगा। शत्रु किसके? शत्रु देश के नागरिक या जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है उनको यह प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा सर।
शत्रु देश का नागरिक कोई गिरफ्तार होता है या आतंकवादी होता है तो आतंकवादी कहेगा मुझे बताओ क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, न्यायालय में पेश करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 23 के 1 में तो कारण बताना है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, मैं अपने वकील से परामर्श कर सकता हूं। 2 के अंदर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करो। 3 के अंदर कह गया ये दोनों ही ऊपर वाली हैं, वो सामान्य नागरिक के लिए है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो शत्रु देश का है या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है उसके लिए व्यवस्था लागू नहीं होगी। ठीक है, ये तीनों चीजें गिरफ्तारी के विरुद्ध है। ठीक है, अब इसके बाद जो फोर्थ लास्ट है वो है नजरबंदी के खिलाफ। नजरबंदी यानी कि किसी को नजरबंद कर दिया जाता है तो उसका किस आधार पर नजरबंद किया गया है, उसकी सारी प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, अगर नजरबंद किया गया है तो 3 महीने से ज्यादा आप मुझे नजरबंद नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा आप नजरबंद करोगे तो आपको जज की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन करना पड़ेगा और वो बोर्ड सिफारिश करेगा, तभी जाकर आप मुझे लंबे समय तक नजरबंद रख सकते हो, अन्यथा मुझे 3 महीने से ज्यादा नजरबंद नहीं कर सकते। अब इसको लेकर कुछ कानून देश में बनाए गए। पहले मीसा बनाया गया, फिर टाडा बनाया गया, फिर रासुका बनाया गया, फिर पोटा बनाया गया, और उससे भी पहले एक कानून और था जो अभी तक चल रहा है, जिसको लेकर बड़ा विवाद रहता है। यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, समझ में आ गया, 1967 में से चल रहा है। 2019 और 20 में इसमें संशोधन किया गया। इसको लेकर लगातार विवाद में चल रहा है। आपको पता है देश के अंदर जितनी भी कार्रवाई हो रही है उसमें जो व्यक्ति ऐसा है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है उसको यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनलॉफुल एक्टिविटी अगर वो कह रहा है तो उसके प्रिवेंशन एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये यूएपीए यही है, ध्यान रखिएगा। 1967 और वर्तमान में 2019 में इसमें क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, यूएपीए, इसको लेकर ये बात कही गई। टाडा समाप्त हो गया, मीसा समाप्त हो गया, पोटा समाप्त हो गया, रासु का अभी भी चल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अभी भी लगातार चल रहा है। इस तरीके से कुछ निवारक कानून अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी आपको प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप मनमानी तरीके से ऐसा नहीं कर सकते। पहली चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा इसमें क्या बचता है उसको थोड़ा ध्यान रखिए। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978। उसके तहत यह कहा गया अनुच्छेद 359 के अंदर संशोधन किया गया और कहा गया का 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के अंदर भी क्या नहीं होंगे, निलंबित नहीं होंगे। 359 में संशोधन किया गया और 359 में संशोधन कब किया गया, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और क्या कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21, 20 कौन सा है, अपराध की सिद्धि के विरुद्ध, और 21 कौन सा, प्राण और देह स्वतंत्रता, मैंने कहा सबसे विस्तारित किया गया। इन दोनों को आपातकाल के अंदर भी निलंबित नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई सशस्त्र विद्रोह ना जैसी कोई व्यवस्था है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आज हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानकारी पढ़ी। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने सब कुछ शामिल करने की कोशिश करी। आर्टिकल 19 के अंदर स्वतंत्रता भी है, प्रतिबंध भी है। स्वतंत्रताएं 7 तरह की दी गई थी, वर्तमान में 6 तरह की है। 7वीं जो थी व्यापार वाली थी, जिसको संपत्ति की थी, जिसको समाप्त कर दिया गया। मैंने कहा संपत्ति का अधिकार के साथ साथ यहां से भी इसको रिप्लेस कर दिया गया। प्रतिबंध 19(2) के अंदर प्रतिबंध लगाए गए। आपराधिक पृष्ठभूमि हो, विदेशी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध वगैरह हमारे खराब हो रहे हो, अगर लोक व्यवस्था बिगड़ रही हो, उसमें भी 16वां संविधान संशोधन 63 के आसपास किया गया। उसमें भी कहा गया अखंडता जैसा कोई अगर उल्लंघन होता है तो आपके अधिकारों को सीमित या युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। फर्स्ट संविधान संशोधन और 16वें संविधान संशोधन के माध्यम से 19 को सीमित करने की कोशिश की गई, निर्बंधन लगाने की कोशिश की गई।
19(1) के तहत आपको स्वतंत्रताएं दी गई थी। 7 में से 6 वर्तमान में है, 6 की 6 बता चुका हूं, इसको ध्यान रखिएगा। बात करें 20 को लेकर, अपराध सिद्धि, जो अपराध हो गया उसके विरुद्ध आपको संरक्षण दिया गया। कैसा दिया गया? अगर मैं अपराध करता हूं तो जिस समय मैंने अपराध किया उस समय जो विधि है उसी से मुझे सजा मिलेगी। सेकंड, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक है, क्राइम के अंदर। तीसरा, स्वयं के खिलाफ जबरदस्ती मुझसे गवाही नहीं ली जा सकती, 20 हो गया। 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूप से मुझे स्वतंत्रता चाहिए। जीवन भी ऐसा होना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार तो है ही, लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए? गरिमापूर्ण होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, सम्मानपूर्वक होना चाहिए। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जीवन तो जानवर भी जीते हैं और इंसान भी जीता है, तो अंतर तो होगा, ठीक है। उसका विस्तार किया गया। 2 देशों का उस पर प्रभाव आपको देखने को मिलता है, एक तो यूएसए और एक जापान। जापान क्या कह रहा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया, उसको फॉलो किया जाएगा। यूएसए क्या कह रहा है? विधि द्वारा उचित प्रक्रिया, इनके माध्यम से भी इनसे ऊपर उठकर नैसर्गिक और प्राकृतिक न्याय को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। 21 को मैग्ना कार्टा कहा अंबेडकर ने, बैकबोन कहा जाता है 21 को। मेनका गांधीवाद में इसका सर्वाधिक विस्तार हुआ विदेश जाने को लेकर। समझ में आ गया? बड़ा ज़्यादा विस्तार देखने को मिला। उसके अलावा निजता का अधिकार इसी में शामिल गया फुत्तुस्वामी केस के अंदर, कि इसके अंदर निजता आपके प्राइवेसी को लेकर कहा गया। और मैंने कहा सोने का अधिकार, उसके अलावा स्वस्थ जल का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विधि का अधिकार, बहुत ज़्यादा अधिकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा विस्तार यही सबसे महत्वपूर्ण। 21 के अंदर जब शिक्षा की बात कही गई तो स्पेशल जोड़ा गया 21 के, शिक्षा का अधिकार दिया गया। संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन, 3 जगह पर परिवर्तन हुए। 21 के अंदर 21 के जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों में 11वां जोड़ा गया और नीति निर्देशक तत्वों में 45वां जोड़ा गया। अब 45 के अंदर 0 से 6 जन्म नहीं हुआ, वहां से लेकर 6 वर्ष की बच्चे की व्यवस्था शिक्षा की, उसको लेकर 45 में बात कही गई आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत। उससे आगे की व्यवस्था के लिए RT राइट टू एजुकेशन लाया गया है और उसके तहत मूल कर्तव्य माता पिता अभिभावक का कर्तव्य। अब ये कर्तव्य भी तो बनाना जरूरी है कि शिक्षा कब देंगे? जब माता पिता बच्चे को भेजेंगे तब शिक्षा देंगे। जब माता पिता बच्चे को भेजेंगे तो स्कूल क्या करेगा? उनको रोकने के लिए क्या देगा? मिड डे मील खाना देगा, फिर वो खाने के माध्यम से रुकेंगे, स्थायित्व होगा और फिर उनकी क्या एजुकेशन प्रारंभ होगी। उसके बाद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो उसके विरुद्ध प्रोटेक्शन दी गई है। कारण बताओ मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? मैं अपने वकील से परामर्श ले सकता हूँ, 24 घंटे में न्यायालय में मुझे क्या करो? पेश करो। लेकिन ये दोनों व्यवस्थाएं किसके लिए लागू होंगी? सामान्य के लिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेशी नागरिक है, विदेश शत्रु देश का नागरिक है, ये आतंकवादी गति, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। 22(4) से लेकर 7 तक निवारक निरोधक कानून बनाए गए थे, जिसके तहत आपको कुछ संरक्षण दिया गया था। कुछ अलग अलग 3 महीने से ज्यादा उसको नजरबंद नहीं किया जा सकता। अगर नजरबंद किया जाएगा तो आपको एक बोर्ड का गठन करना पड़ेगा, उससे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। उसके तहत पहले भी कुछ निवारक कानून बनाए गए थे, मीसा, टाडा, पोटा, रासुका और UAPA, जो अभी तक लगातार चर्चा में चल रहा है। मैंने कहा 1967 और 2019 के अंदर इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद मैंने कहा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आपका जो अधिकार है 20 और 21 359 में परिवर्तन किया गया और 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे। बाकी को 358 के तक निलंबित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर है। इसको देखिएगा, दोबारा पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगा है, मुझे विश्वास है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।